बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एनसेड पे। सही है। इसके बाद इंशाल्लाह हम और भी बहुत सारे ड्रग्स पढ़ेंगे। तो पहला जो लेक्चर है वो है एनसेड। एनसेड अब इसका जो है फुल फॉर्म क्या है? नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग। मतलब कि नॉन स्टेरॉयडल इसमें ज़्यादा तौर पर जो पाए जाते हैं, मतलब जो कंपोजिशन इसका है वो ऑर्गेनिक में आता है, तो इसलिए ये नॉन स्टेरॉयडल है। और एंटी इन्फ्लेमेटरी ज़्यादातर ये मतलब कि एंटी इन्फ्लेमेटरी में अपना रोल अदा करता है, तो इसी वजह से इन दोनों नामों से इसका तशबीह दिया हुआ है। अभी इसका हम थोड़ा अहम जो पॉइंट है वो पढ़ेंगे। सही। ये हम बेसिकली यूज्ड फॉर पेन, इन्फ्लेमेशन एंड फीवर। एनसेड हम पेन के लिए और इन्फ्लेमेशन और फीवर के लिए इस्तेमाल कर देते हैं। एनाल्जेसिक मीन्स पेन रिड्यूसिंग एजेंट। सही है। एंटीपायरेटिक मीन्स टेम्परेचर रिड्यूसिंग एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी मीन्स इन्फ्लेमेशन रिड्यूसिंग स्पेशली इन हाई डोज। मतलब ये के इन्फ्लेमेशन को ये तब रिड्यूस करेगा जब ये हम थोड़ा ज़्यादा मकदार में देंगे। सही है। ये वीकर एनाल्जेसिक है देन मॉर्फिन एक्सेप्ट इन एंटी इन्फ्लेमेटरी पेन। मतलब एनाल्जेसिक के लिहाज से ये एनसेड जो है ये मॉर्फिन से थोड़ा वीक है, लेकिन इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस में एनसेड जो है वो मॉर्फिन से थोड़ा ये वाला जो रोल है ये ज़्यादा अदा करता है। सही है। और जो एक अहम बात इसमें ये है कि डोंट डिप्रेस सीएनएस। सो इसमें डिपेंडेंस नहीं आता। सही है। साइकोलॉजिकल जो डिपेंडेंस होता है ना, ये इसमें प्रेजेंट नहीं होता, क्योंकि ये सीएनएस पे इस तरह इफेक्ट नहीं करता जिस तरह के नारकोटिक, मॉर्फिन वगैरह ये मेडिसिन करते हैं। मोस्टली इट इज़ ऑर्गेनिक डेरिवेटिव। सो ये नॉन स्टेरॉइड है, तो मोस्टली ये किस फॉर्म में प्रेजेंट होते? ऑर्गेनिक। अब आते हैं क्लासिफिकेशन की तरफ। तो क्लासिफिकेशन दो तरह की है। एक वो है कि ये कौन सा रिसेप्टर मतलब एंजाइम पे काम करता है, पाथवे, और दूसरा जो क्लासिफिकेशन हमने की है ये केमिस्ट्री के बेस पर है। केमिस्ट्री ये किस चीज़ से बना है, वो जो ग्रुप्स हैं उनके रिलेटेड। तो नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर, सेलेक्टिव COX-2 इनहिबिटर एंड देन प्रेफरेंशियल COX-2 इनहिबिटर, ये तीन जो है इसको हमने डिवाइड किया हुआ है। तो नॉन सेलेक्टिव में आता है बेसिकली एस्पिरिन, एंडोमिथासिन, केटोरोलेक, मेलॉक्सिकेम, पेराक्सिकेम, फिनोप्रोफिन, फ्लोरोप्रोफिन, आइबोप्रोफिन, कीटोप्रोफिन, देन नेप्रोक्सिन एंड देन पैरासीटामोल। सही है। ये नॉन सेलेक्टिव है। नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर का मतलब ये है कि ये COX-2 पे भी इफ़ेक्ट कर सकता है और COX-1 पे भी इफ़ेक्ट कर सकता है, लेकिन इसमें वो भी मैंने अलग किया हुआ है कि जो COX-1 पे ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगा उसमें मैंने यहाँ पर ये लिखा हुआ भी है। एस्पिरिन जो है ये COX-1 पर ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। इस तरह एंडोमिथासिन, इसी तरह केटोरोलेक एंड देन ये फ्लोरोबाइप्रोफिन जो है, और देन आइबोप्रोफिन, और देन नेप्रोक्सोन। ये जो है ये भी वो मेडिसिन है, मतलब कि वो एनसेड है जो कि दोनों पर इफ़ेक्ट करता है। नॉन सेलेक्टिव है, लेकिन नॉन सेलेक्टिव में भी ये जो है COX-1 को ज़्यादा एफिकेसी शो करेगा। दिन है सेलेक्टिव COX-2। इसका मतलब ये है कि सिर्फ ये वो एनसेड है जो कि सिर्फ COX-2 को इनहिबिट करेगा। तो इसमें आता है सिलिकॉक्सिब, एटेरोकॉक्सिब, पेरिकॉक्सिब एंड रेफोकॉक्सिब। जो तीसरा वाला डिवीजन है ये है प्रेफरेंशियल COX-2 इनहिबिटर। इसका मतलब ये प्रेफरेंस किस चीज़ को देगा? COX-2 को। अगर हम ये किसी बंदे को देंगे, मतलब पेशेंट को, तो ये COX-1 की जगह COX-2 को ज़्यादा इफेक्ट करेगा, उसको ज़्यादा इनहिबिट करेगा। तो इसमें आते हैं मेलॉक्सिकेम, डाइक्लोफिनेक, निमोजुलाइड एंड एटोडोलेक। सही है। अब जो दूसरा डिवीजन है इसकी तरफ आता है, ये ऑन द बेसिस ऑफ केमिस्ट्री है, जो ग्रुप्स है उसमें ये फिर डिवाइड किया गया है। सल्साइलेट में हमारे पास फिर एस्पिरिन जो है ये आता है। देन पायराजोलोन डेरिवेटिव्स, उसमें ये फिनाइल ब्यूटाजोन, ऑक्सीपिनाइल ब्यूटाजोन आता है। दिन है
एंडोल डेरिवेटिव्स, इसमें इंडोमिथासिन आता है। 3 है प्रोपाइनिक एसिड डेरिवेटिव्स, इसमें हमारे पास ही आइबोप्रोफिन, कीटोप्रोफिन, नेप्रोक्सिन ये आता है, सही है। 3 है एंथ्रोनोलिक एसिड डेरिवेटिव्स, इसमें हमारे साथ जो है मेफेमेनिक एसिड आता है। दिन एराइल एसिड डेरिवेटिव्स, इसमें डिक्लोफिनेक आता है। दिन है ऑक्सीकेम डेरिवेटिव्स, इसमें हमारे पास पेरोक्सीकेम आता है और इनॉक्सीकेम। दिन पायरोलोपायरोल डेरिवेटिव्स, इसमें हमारे पास सिर्फ केटेरोलेक आता है। तो ये तो आप लोगों को ख़ुद याद करना होगा, मतलब इस तरह जिस तरह के पैराजोलोन में ये जोन आते हैं, सही है। एनाडोल तो इजी है, इंडोमिथासिन, जिस तरह के प्रोपाइनिक एसिड में इस तरह प्रो आता है, आइबोप्रोफिन इस तरह तो आप लोगों ने। अब हम एनसेड के मैकेनिज्म की तरफ आते हैं, सही है। तो एनसेड क्या करता है बेसिकली? एनसेड काज द इनहिबिशन ऑफ COX-1 और COX-2। तो जब इसको इनहिबिट करेगा COX-1 या COX-2 को, तो क्या होगा? डिक्रीज प्रोस्टाग्लैंडिन प्रोडक्शन। तो प्रोस्टाग्लैंडिन का जो प्रोडक्शन है वो स्टॉप होगा। तो बेसिकली प्रोस्टाग्लैंडिन जो है ये दर्द को इनिशिएट करता है, दर्द ये जो हमें फील हो रहा है, और इन्फ्लेमेशन और फीवर, सही है। तो बेसिकली ये जब इसको इनहिबिट करेगा तो इसका मतलब ये है कि बस ये हमारे पास एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीपायरेटिक ये एनर्जेटिक इफेक्ट शो करेगा। ऑल एनसेड आर रिवर्सिबली अटैच एक्सेप्ट एस्पिरिन। एस्पिरिन वो एनसेड है जो कि फिर इरिवर्सिबली अटैच होता है। इरिवर्सिबल मतलब ये कि जितना कि ये फिर अलग नहीं होता, सही है। दिन आता है डायग्रामेटिकली। अब मैकेनिज्म जो है डायग्रामेटिकली पढ़ते तो इससे आप लोगों को बहुत खूब समझ आएगा इंशाल्लाह। अगर हमें कोई इंजरी वगैरह लगता है तो हमारे जो सेल का ये जो मेम्ब्रेन में फास्फोलिपिड होता है, ये फास्फोलाइपेज ए एंजाइम के ज़रिए ये एराकिडोनिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। एराकिडोनिक एसिड फिर कॉक्स साइक्लोऑक्सीजनेस पाथवे के ज़रिए नीचे प्रोस्टाग्लैंडिन जो है वो प्रोड्यूस करता है, सही है। तो बेसिकली वो कॉक्स पाथवे जो है वो 2 है। वन है एक है COX-2 एंड दूसरे पाथवे को हम कहते हैं COX-1। तो ये जो COX-1 पाथवे है ये तो ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं, सही है, क्योंकि ये नॉर्मल फंक्शन के लिए होते हैं। इसका फंक्शन क्या है ये COX-1 का? प्रोस्टाग्लैंडिन ये प्रोड्यूस करता है और थ्रोम्बोक्सिन भी प्रोड्यूस करता है। तो अभी ये पढ़ेंगे कि प्रोस्टाग्लैंडिन जो COX-1 के ज़रिए प्रोड्यूस होता है इसका क्या फंक्शन होता है। तो इसका फंक्शन ये है कि ये प्रोटेक्ट करता है गैस्ट्रोड्यूडेनल म्यूकोसा। गैस्ट्रोड्यूडेनल म्यूकोसा वहाँ पर जो म्यूकस का प्रोडक्शन है ये वो करता है, सही है। तो बेसिकली HCl से स्टमक को बचाता है, अल्सर से हमें बचाता है। दूसरा ये किडनी में भी कोई हेल्प कर देता है, उसको जो है वो फ्लो जो है वो इंक्रीज कर देता है किडनी का, सही है। तो ये इसका नॉर्मल फंक्शन हो गया। थ्रोम्बोक्सिन का क्या नॉर्मल फंक्शन है? ये सपोर्ट करता है प्लेटलेट फंक्शन, मींस प्लेटलेट एग्रीगेशन जो है ये इसका काम है थ्रोम्बोक्सिन का। तो अगर COX-1 वाले हम कोई मेडिसिन देंगे फॉर एग्जांपल और वो प्रोस्टाग्लैंडिन को स्टॉप करेगा और थ्रोम्बोक्सिन का, तो हमारे पास क्या होगा? एक तो ये होगा कि म्यूकस सिक्रीशन हमारे पास स्टॉप होगा। दूसरा ये है कि किडनी को सही तरह से फ्लो ब्लड का नहीं जाएगा तो किडनी का प्रॉब्लम आ सकता है, और यहाँ पर अल्सर, गैस्ट्रिक अल्सर, ड्यूडेनल अल्सर मतलब ये अगर हो सकता है। दिन थ्रोम्बोक्सिन अगर पैदा नहीं होगा, फिर प्रोड्यूस नहीं होगा, तो प्लेटलेट जो है उसका एग्रीगेशन नहीं होगा, तो हमारे पास ब्लड बहुत थिन होगा। तो इसी वजह से ये जो एस्पिरिन है वो COX-1 पे ज़्यादा इफेक्ट करता है। तो वो अगर हम किसी बंदे को देंगे तो उससे ये होगा कि वो तो इरिवर्सिबली अटैच होता है, तो फिर जितना भी प्लेटलेट का लाइफ है उतना ही वो प्लेटलेट उस वक्त तक ये एग्रीगेट नहीं होगा, मरते तक, सही है, मरने तक ये एग्रीगेट मतलब अपना ये फिर एग्रीगेशन नहीं करेगा ये प्लेटलेट। तो इसी वजह से इसका ये जो वो है ये थिन हो जाएगा। दूसरा, अब ये COX-2 जो पाथवे है ये नॉर्मली प्रेजेंट नहीं होता। COX-2 पाथवे तब प्रेजेंट होगा कि जब फीवर
इन्फ्लेमेशन और पेन हो, सही है, सीवियर। अब COX-2 के ज़रिए दो चीज़ें प्रोड्यूस होते हैं, एक को हम कहते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन, तो ये मीडिएट करता है, स्टार्ट करता है फीवर, इन्फ्लेमेशन और पेन को, और दूसरा जो है प्रोस्टासाइक्लिन। प्रोस्टासाइक्लिन हमारे पास प्रोड्यूस हो जाता है, तो प्रोस्टासाइक्लिन क्या करता है, बेसिकली वो प्लेटलेट इनहिबिशन को स्टॉप करता है नॉर्मली, सही है, प्लेटलेट इनहिबिशन को स्टॉप करता है। तो इसी तरह ये होम्योस्टेसिस बरकरार रहता है कि थ्रोम्बोक्सिन प्लेटलेट को एग्रीगेट करता है और प्रोस्टासाइक्लिन उसको इनहिबिट करता है ये एग्रीगेशन, तो इसी वजह से वो नॉर्मल हेमोस्टेसिस मैकेनिज्म जो है वो बरकरार रहता है। अच्छा, तो अब आते हैं, अगर हम किसी पेशेंट को ये COX-2 वाले अगर देंगे तो इसका क्या इफेक्ट होता है। बेसिकली इसमें आप लोग ये याद रखोगे कि इसमें कार्डियोवास्कुलर कार्डिक डेथ अकर हो सकता है या स्ट्रोक अकर हो सकता है, माइकार्डियल इन्फेक्शन, क्योंकि इसमें जो है प्रोस्टासाइक्लिन स्टॉप होता है COX-2 की वजह से। तो प्रोस्टासाइक्लिन जब स्टॉप होगा तो वो फिर वो इनहिबिशन जो करता है ना एग्रीगेशन का, वो ख़त्म हो जाएगा, तो प्लेटलेट ज़्यादा एग्रीगेट होगा, तो एग्रीगेट होने की वजह से स्ट्रोक भी अकर हो सकता है और इतना गाढ़ा होगा जो है वो ब्लड के माइकार्डियल इन्फेक्शन भी अकर हो सकता है अगर किसी बंदे को मतलब ऑलरेडी कोई हार्ट डिजीज़ हो। अब आते हैं इंडिकेशन की तरफ। इंडिकेशन ऑफ इंसेट, इट मींस कौन से वो हालात है जिसमें हम इंसेट को दे सकते हैं, सही है। तो इंसेट को हम बेसिकली हेडेक के लिए यूज़ कर सकता है, मसल एक एंड पेन के लिए इस्तेमाल हो सकता है। यहाँ पर मैं थोड़ा आप लोगों को बताऊँ कि एक और पेन में क्या फ़र्क होता है। तो एक जो है वो इंटरनली कोई डिसऑर्डर की वजह से हो सकता है, और पेन इसी तरह है कि अगर बाहर एक्सटर्नली कोई हमें कोई इंजरी वगैरह लग जाए तो उसमें जो फीलिंग होता है उसको हम पेन कहते हैं। जिस तरह अगर हमारे कोई जो हमें इंजेक्शन जब हम लगाते हैं ना इंजेक्शन, तो वो वाला जो है उसको हम पेन कहते हैं। लेकिन अगर हमारे अंदर बॉडी के अंदर कोई दर्द वगैरह इस तरह प्रोड्यूस होता है तो इसको हम क्या चीज़ कहते हैं, एक दिन टूथ एक और डिस्मेनोरिया के लिए इस्तेमाल होता है ये जॉइंट पेन, खासकर ऑस्टियोआर्थराइटिस, देन इन्फ्लेमेशन या रिमूवल ऑफ एक्नी के लिए भी ये सैलिसिलिक एसिड टाइपिकल जेल जो है ये हमारे पास मिलता है, और इसको हम माइग्रेन के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सही है। अब आते हैं इसके एडवर्स इफ़ेक्ट की तरफ। अगर कोई बंदा ये इंसेट खाएगा तो इसको क्या क्या एडवर्स इफ़ेक्ट उसमें जो है वो हो सकता है। तो वोमिटिंग, पेप्टिक अल्सर, क्योंकि पेप्टिक अल्सर इसी वजह से क्योंकि वो जो है गैस्ट्रिक सिक्रीशन को स्टॉप कर देता है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग, जब म्यूकस मेम्ब्रेन ख़त्म होगा तो फिर ब्लीडिंग खामखा होगा। प्रोलैंग ब्लीडिंग टाइम, खासकर एस्प्रिन, क्योंकि ये ब्लड को थिन करता है, थ्रोम्बोक्सिन को रोक लेते हैं, तो इसी वजह से ये ब्लीडिंग भी प्रोलैंग होगा। हेपेटोटॉक्सिसिटी भी काज करता है, सही है। ये SGPT और अल्कलाइन फास्फेट को जो है वो इंक्रीज सीरम SGPT और अल्कलाइन फास्फेट को ये से इंक्रीज कर देता है। ख़ासकर ये इफ़ेक्ट जो है ये पैरासीटामोल में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। हाइपर सेंसिटिविटी ये भी इसमें हो सकता है। आस्थमा, रैशेस, लेरेंजल एडिमा ये भी इसमें आते हैं। ख़ासकर ये एस्प्रिन से रिलेटेड है ये जो सेंसिटिविटी है, और किडनी भी डैमेज हो सकता है, सही है। दिन आ रहे कंट्रा इंडिकेशन की तरफ। तो कंट्रा इंडिकेशन का मतलब ये कि कौन से वो हालात, वो कंडीशन जिसमें हम ये ड्रग नहीं दे सकते। तो फर्स्ट है हमारे पास हेपेटिक डिजीज़। तो हेपेटिक डिजीज़ में हम एस्प्रिन और ये पैरासीटामोल वगैरह बिल्कुल नहीं दे सकते, सही है। ये इसमें हाईएस्ट रेशो शो करता है हेपेटोटॉक्सिसिटी में, सही है। देन चिल्ड्रन में खासकर हम एस्पिरिन नहीं दे सकते, एस्पिरिन, क्योंकि उसमें ये रेस सिंड्रोम जो है, एक सिंड्रोम है, एक टाइप है सिंड्रोम का, ये वो सिंड्रोम पर काज कर देता है, सही है। और उस पेशेंट को हम ये
नहीं दे सकते, ख़ासकर एस्पिरिन के जो एंटीकोगुलेंट कहते हो, तो उस पेशेंट में हम एस्पिरिन नहीं दे सकते। सही है, क्योंकि वो ऑलरेडी एंटीकोगुलेंट कहते हैं तो उसका ब्लड नरम है, और हम एस्पिरिन देंगे तो खामखा ब्लड नरम हो जाएगा, तो फिर ब्लीडिंग का चांस बढ़ जाता है। सही है, बस।